सुबह नाश्ते से लेके रात के खाने तक, कपड़े धोने तक, कपड़े प्रेस करने तक, फ्रिज की सफाई तक, किचन का एक-एक कोना चमकाने तक और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि आज खाने में पकाना क्या है। भई घरवालों को, अपनी ज़ात को और अपने बच्चों को पसंद क्या है, ताकि हम सबको बैलेंस करके एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुज़ार सकें। लेकिन इस सब में आता है कि अपनी टाइम को कैसे हमने यूटिलाइज़ करना है, अपने वक़्त को कैसे बचाकर उस वक़्त की कदर करके अपनी ज़िंदगी को सुकून और अपने घर को जन्नत बनाने का हुनर हासिल करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा, होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, वो कहते हैं ना, जिसने की वक्त की कदर वो बन गया मुकद्दर का सिकंदर। तो अपने घर का सिकंदर अगर हमने बनना है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अपने टाइम को इस तरीके से आप डिवाइड कर लें, इस तरीके से अपने टाइमर लगा लें। दिमाग बेहतरीन टाइमर होता है, बस जी। और फिर आपने शुरू हो जाना अल्लाह का नाम लेके, और अपनी लाइफ को ऐसे बैलेंस रखें कि घर के काम अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए और घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें आप लोगों के साथ भी। और इससे जो बरकतें और दुआएं आपको हासिल होंगी ना, मैं कहती हूँ फिर किसी तीसरे को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर हम अपने घर के बड़ों से ही दुआएं लेना शुरू कर देना, तो तीसरे की दुआ हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दुआ मैं हमेशा कहती हूँ ऐसी होनी चाहिए जो दिल से ऑटोमेटिकली अगले बंदे के लिए निकले, बल्कि कहने की ज़रूरत ना हो, प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दें। ये है असल सुकून। अच्छा जी, आज अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट टिप्स शेयर करूँगी, साथ ही साथ मोहम्मद बेटा की आज कबर्ड मैंने ऑर्गेनाइज़ करनी है। क्योंकि आप लोग इतने मैसेजेस करते हो, आप भी मोहम्मद की कबर्ड दिखा दें, आप भी मोहम्मद के कपड़े दिखा दें। तो आज हर चीज़ आपको बताऊँगी कि कैसे आपने बच्चों की कबर्ड ऑर्गेनाइज़ करके रखनी है। फिर वो बच्चों की हो, अपनी हो, किस तरीके से अलमारियाँ सेट रखनी है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने सुबह उठी, नाश्ता वगैरह करने के बाद एज़ यूजुअल, अभी गैस नहीं आती, जब तक गैस नहीं आती छोटे-छोटे काम कर लेने चाहिए। और इसीलिए मैं कहती हूँ सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की टिप्स है अर्ली राइज़र बनना। जब हम सुबह-सुबह उठेंगे, अपने जो दिन की शुरुआत है वो करेंगे अल्लाह के ज़िक्र से, ऑटोमेटिकली उसमें बरकत ऐड हो जाएगी। और फिर उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह का नाम लेकर आपने काम शुरू कर देने हैं। और उसमें सबसे पहला मेरा काम होता है नाश्ता बनाना। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो ये मत सोचें कि हम जब खाएँगे वो भी तभी खाएँगे, नहीं। हर देखो, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनको आदत है सुबह-सुबह नाश्ता करने की। तो मैं तो अगर 9 बजे भी करूँ, मैं उनको 7 बजे तक बना देती हूँ नाश्ता। फिर उनको नाश्ता वगैरह देने के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ। किचन वगैरह साफ-सुथरा करके मैंने देखें चूल्हे की क्लीनिंग की अभी आपके सामने, और मेरा क्लीनर डीआईवाई क्लीनर, अच्छा ये भी बड़ा टाइम बचाता है आपकी चीज़ों को। आप महीने में शुरू में स्टार्टिंग में ही डीआईवाई क्लीनर बना लें, जो कि मैंने बनाना अपनी बहुत सी वीडियोस में सिखाया हुआ है। अगर कहेंगे तो फिर से शेयर कर दूंगी। और ये जो आपको मेरे काउंटर टॉप की शाइन नज़र आती है ना, ये उस डीआईवाई से। इससे बचत होती है पैसे की भी और टाइम की भी। साथ ही साथ ये चीज़ें मैंने लवाजमान जो हैं वो शाम के मंगवाए हुए थे, तो मैंने जल्दी से उनको पानी में भिगो के रख दिया। जैसे मेरा अचार ख़त्म होने वाला है, अब मैंने क्या करना है, आप टाइम मैंने तभी करती हूँ एकदम से जब सर पे पड़ती है ना, फिर नहीं करना चाहिए। मेरा थोड़ा सा अचार रह गया था, तो मैंने कहा आगे सर्दी आने वाली है, मुझे ये जो खट्टे आम होते हैं ना, अम्बियाँ इसको बोलते हैं, ये फिर नहीं मिलेंगी। तो मैंने इसीलिए इनको कटवा के मैं ले आई, नींबू ले आई, हरी मिर्च। अच्छा, अचार की जो हरी मिर्चें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अच्छा, उसके अलावा ना मैंने अब ये चीज़ें तो मंगवाई थी, साथ में मेरी छुरियाँ जो है ना तेज़ होने वाली थी। तो भाई ये घर में भी आप लोग तेज़ कर सकते हो, लेकिन सही बताऊँ जो बाहर से होती हैं ना, वो घर में नहीं होती तेज़। चाहे आप जितना मर्ज़ी कोई बेहतरीन टिप यूज़ कर लो। फिर मैंने साथ ही फीडर मोहम्मद बेटा के मंगवाने थे, वो भी मंगवा लिए। अच्छा, मुझे लास्ट टाइम भी किसी ने कहा अभी तक अपने बेटे को फीडर देती हैं? भाई नहीं, मैं नहीं देती। मेरा बेटा अभी 2 साल का हुआ है माशाल्लाह से। तो मैं दिन के टाइम मैंने उसका फीडर छुड़वा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो फीडर में अब दूध पानी नहीं पीता। लेकिन रात को अब क्या होता है, उसको बीच में भूख लग जाती है, तो फिर मुझे ना एक होता है नींद भी डिस्टर्ब ना हो, और हमने अपना ईज़ देखनी होती है। इंसान दिन के टाइम मैनेज तभी कर सकता है जब रात को उसकी नींद प्रॉपर होती है। और रात को जो बच्चों की माँ है ना, उनके लिए जितना आप अपने लिए ईज़ रखेंगी ना अपनी रूटीन को, उतना आप सेट होंगी। तो फिर इसीलिए मैंने फीडर वगैरह मंगवा लिए कि रात को 2 फीडर, एक फीडर में मैं उसको पानी देती हूँ, यानी मैंने उसका मीठा सा पानी बना के रखा होता है ना, गुड़ वाला, या कभी कभार सिंपल दे देती हूँ। और एक मैं दूध, जब वो रात को अगर होता है तो फिर थोड़ा सा दूध भी फीडर में डाल के दे देती हूँ, वरना मैं उसको ग्लास में पिलाकर सुलाती हूँ। लेकिन रात को बस उठने की ये नहीं होती, और बच्चा अगर उठ गया फिर सब उठ जाते हैं उसके शोर से, और आपकी भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसीलिए अपनी ईज़ के लिए मैंने रात के टाइम के लिए फीडर रखे हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ उसके 3 साल से पहले पहले मैंने उसको रात को वैसा डाइट प्लान उसका करना है कि वो रात को ना अभी फीडर की तरफ जाए ही ना। यानी जैसे बड़े बच्चे होते हैं ना, 1 ग्लास दूध पी के और सेट हो जाते हैं, तो उस रूटीन में मैंने इसको लेकर आना है। फीडर मुझे नहीं अच्छा लगता, बच्चे 5-5 साल के हुए होते हैं और माँओं ने उनके फीडर ही नहीं छुड़वाए होते, फीडर लगा के बैठे होते हैं, तो बुरे लग रहे होते हैं। तो इसीलिए मैं 2 साल का भी मेरा बच्चा हुआ है, मैंने बल्कि 1.5 साल से शुरू कर दिया था ये टास्क इसका। अच्छा, मैंने अब देखें ये जितने भी हम सब्जियाँ वगैरह लेकर आते हैं, मैं इसको क्योंकि अचार खाना है, ये मुँह में जानी है, अंदर जानी है, तो मैं तो भई ये क्योंकि बाहर से हम लोकल दुकानों से लेकर आए होते हैं, तो गंद वगैरह तो होता है ऑटोमेटिकली, तो फिर अच्छे
तरीके से मैंने पानी में पहले डिप रखा 1 घंटा, फिर अच्छे तरीके से ये देखें मसल-मसल के मल-मल के मैंने जो है ना इसको साफ़ किया और छन्नी में रख दिया, क्योंकि ये ड्राई होगा तो फिर ही अचार डलेगा। तो पहले अच्छे तरीके से धो लिए सारे लवाज़मात। अब देखिए अगर मैं बैठी रहती कि नहीं जब मेरी गैस आएगी तभी मैं किचन में जाऊँगी तभी सारे काम करूँगी, तो फिर काम कैसे होने थे। मैंने क्या किया, पंखा चलाया। किचन में हमेशा बोला है एक पंखा लगा लें, स्टैंड फ़ैन लगा लें, कोई भी फ़ैन लगा लें, लेकिन पंखा लगा लें। इतनी गर्मी में, शिद्दत की गर्मी में, जहाँ पे किचन एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम गुजरता है, तो इसीलिए गैस जब तक नहीं आ रही थी मैंने अपनी किचन के बर्तन धो लिए, सफाई सुथराई कर ली, साथ में सब्जियां वगैरह धो के रख ली। फिर मैं सब्जियां काट लेती हूँ। फिर जो भी फ्रिज की क्लीनिंग होती है, जो भी डीपली क्लीनिंग भी होती है ना, इस टाइम पे 1 घंटे में मैं कर सकती हूँ। और फिर टाइम इतनी खूबसूरती से मैनेज होता है। और 11-12 बजे गैस आती है, यानी 12 बजे मैंने बस हांडी बनानी होती है माशाल्लाह से, बाकी सारे काम हुए होते हैं, घर की सफाइयाँ हो गई। फिर ये आपने टाइम मैनेज इस तरीके से करना है कि ज़रूरी नहीं एक ही दिन तुसी बस कवो सारे दे सारे काम करने। अब देखा यहाँ पे मैंने गोश्त जो है डीफ्रोस्ट करने के लिए फ्रीज़र से निकाला, मैंने उसको पानी में डिप करके रख दिया। सिंपल अगर आप पानी में डिप करके रख देते हैं ना, बहुत जल्दी काम हो जाता है और फिर आपको इतना घंटा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। अच्छा, अब यहाँ पे भी टाइम मैनेजमेंट की एक टिप है। कुछ बर्तन होते हैं आपके किस तरह के, जैसे देसी घी घर में बना रहे होते हैं, तो जब देसी घी बनाया जाता है ना, पतीली मेरी इस बार तो बहुत ज़्यादा ये देखे लग गई थी। आप लोग मुझे बताइएगा, जब से मैंने देसी घी मशीन के अलावा वो चूल्हे वाली मैंने एक वीडियो में देखा था, चूल्हे पर चढ़ा दो और बस मैं फिर वैसे ही करना शुरू होगी। इससे आपको तो ईज़ मिल जाती है, लेकिन देसी घी बहुत कम निकलता है। यानी जब मैं मशीन से लस्सी की मदद से करती हूँ ना, लेकिन अब सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों में कड़ी बनती है, गर्मियों में इतने शौक से कोई कड़ी खाता नहीं, इसलिए आजकल मैं लस्सी नहीं बना रही हूँ, मैं इसी तरह चढ़ा देती हूँ। लेकिन और काला तेल डाइल्यूट करके रखा है मैंने, और देखिए इसे मेरी कितनी, अब मैं इसको रगड़ती और इतना मुझे टाइम लग जाना था। मैंने क्या किया, काला तेल जो है वो मैंने बोतल आपको दिखाई, उसमें मैंने वो होल किया हुआ है उसके ढक्कन में, लिड पे, वो थोड़ा सा डाला, उसको मांजा जिस स्टील की जाली के साथ, और यूं चुटकियों में पतीली साफ़ होगी, वरना मैंने तो 15-20 मिनट इसी के ऊपर लगे रहना था। अच्छा, साथ ही साथ ये बताऊँ, मेरा जितना भी किचन का वेस्ट होता है वो सारा मैं जमा करती जाती हूँ। ये एक परात में रात का, कल का, यानी ये सारा किचन वेस्ट जो है मैंने रखा हुआ है, इसमें मैं शॉपर में डाल दूँगी सारा। ये मेरे ऊपर प्लांट्स में जाता है। इससे आपके ना सिर्फ पैसे बचते हैं बल्कि टाइम भी बचता है कि जो आप इधर उधर मारे जाते हो, कभी वो चीज़ ख़रीदने, कभी वो चीज़ ख़रीदने। घर में आपका हर चीज़ नॉलेज होनी चाहिए। मुझे ऐसे लगता है आपको उस चीज़ का शऊर होना चाहिए। हर चीज़ घर में बैठ के हो सकती है, बस थोड़ी सी नॉलेज। और आजकल यूट्यूब भरा होता है। अगर आपको प्लांट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, वैसे तो मैं दे रही होती हूँ आपको, हर पौधे के बारे में बता रही होती हूँ, जो काम मैं कर रही होती हूँ, लेकिन अगर नहीं है तो आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अभी गैस नहीं आई थी, मैंने क्या किया, करेले जो है साफ़ करके कट करके उसको मैंने नमक लगा के रख दिया छन्नी में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा करेले गोश्त। इतना कोई मज़ेदार रेसिपी होगी ना, झटपट स्टाइल। अच्छा, मेरी हांडियाँ भी बड़ी झटपट स्टाइल होती हैं, इससे भी आपका बड़ा टाइम मैनेज हो जाता है। कुछ लोग होते हैं लगे रहते हैं हांडियों पर, 2-2 घंटे हांडियों पर ही वेस्ट हो जाते हैं। यकीन करें, आपको बस अब वो ज़माना रहा कि जो हमने लकीर के फ़कीर बनना है, वो ही नहीं है। आपने झटपट काम करना होता है। जैसे अब यहाँ पे मैंने करेले ड्राई होने का वेट नहीं किया। हम लोग पहले क्या करते थे, करेले रख दिए तो जी सुखा रहे हैं, पंखा चला दिया। अब देखिए उसमें पानी है ना, मैंने यहाँ पे एक टिप यूज़ की है, चाहे उसमें पानी है, मैंने क्या किया, कढ़ाई में ऑयल नहीं डाला। आप देखें अभी मेरे करेले थोड़े से गीले थे, और अगर ये गीले हो ना तो फिर क्या होता है, ये कड़वे बनते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले उसको खाली कढ़ाई में कड़कड़ा कर दिया, यानी अगर उसमें पानी होगा ना तो वो बस ख़त्म हो जाएगा, वो मैंने गर्म कर दिया। यानी आप कढ़ाई में मैंने घी नहीं ऐड किया, करेले मैंने निचोड़े अच्छे तरीके से हाथ से, लेकिन अभी भी वो पानी था उसमें, उसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया। ये एक बड़ी मज़ेदार टिप है, झटपट चीज़ है, तो कि मैं बैठी नहीं रहती कि करेले होंगे खुश्क होंगे तो मैं खाना स्टार्ट करूँगी। मैंने उसको अच्छे तरीके से पहले खाली कढ़ाई में चम्मच चलाती गई। जब वो उसमें से मुझे पानी की आवाज़ बंद हो गई आना, तो फिर मैंने ऑयल डाल दिया, घी डाल दिया। फिर घी में अच्छे तरीके से फ्राई किए, और फ्राई करने के बाद मैंने निकाल लिए। तो ये होती हैं कुछ स्मार्ट टिप्स होती हैं, कुछ टाइम मैनेज करने की चीज़ें होती हैं जो इंसान ने खुद देखनी होती हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा था थोड़े से ज़्यादा ब्राउन कर लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छा जी, फिर यहाँ पे साथ ही मैंने उसी ऑयल के अंदर करेले निकाले, और उसी ऑयल में प्याज डाल के, छोटे छोटे मैंने कट किए हुए थे, मैंने वो प्याज डाल के रख दिए। अब मैं जल्दी, मैंने फुल हाई फ्लेम किया हुआ है। अच्छा, मैंने हाई फ्लेम पे बनाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं आपने भी बनाना, ये ना हांडी चल जाए तो तुसी को परवशा भी तुसी क्या सी अपना अपना स्टाइल होता है कुकिंग का भी। मैं तो झटपट हर चीज़ करनी होती है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक काम नहीं करना, मुझे मल्टीटास्किंग करनी होती है। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी जिम्मेदारियाँ मेरी आगे पीछे इंतज़ार कर रही होती हैं। अच्छा, दूसरी टिप अपने हांडी को टाइम मैनेजमेंट करने की, कि देखें मैंने सबसे पहले जब तक मैं अपने बाहर के काम कर रही थी, मैंने गोश्त चढ़ा दिया ऊपर। मैं बीफ ले रही हूँ, तो बीफ लेने के लिए मैंने मटन लिया है। अच्छा, यहाँ पर फिर मटन लेके मैंने उसको जल्दी से बॉयल कर लिया प्रेशर
कुकर में और तब तक मैं बाहर के काम करती रही। फिर प्याज लाइट ब्राउन हुए, मैंने साथ ही गोश्त डाल दिया। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने जो है वो मतलब अदरक लहसुन थोड़ा सा साफ़ किया, उसको मैंने जो है पीसा और वो डाल दिया। अच्छा, मैं फ़्रेश ही यूज़ करती हूँ। आप लोग मुझसे काफ़ी बार पूछते हो, मैंने रोज़ों में फ्रीज़ किया था। जितनी फ़्रेश चीज़ें यूज़ करते हो उतना मज़ा आता है हांडी का, उतनी मज़ेदार बनती है। झटपट स्टाइल में ये मत सोचें इतना टाइम लगेगा, इतना नहीं। आपके अंदर बस स्किल होनी चाहिए, आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। हर चीज़ यूँ हो जाती है चुटकियों में। फिर साथ ही नमक, हल्दी, सूखा धनिया, लाल मिर्च, टमाटर कट करके मैंने डाल दिया। अब अच्छे तरीके से मैं इसकी हाई फ्लेम पे भुनाई करती जाऊँगी और जब तक जो है ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, मसाला सारा हमारा निकल आएगा, तेल निकल आएगा। थोड़ी-सी मैंने इसमें वो जो यखनी है, थोड़ी-सी अभी डाली है, लेकिन मैं सारी की सारी यखनी इसमें डाल दूँगी। ये देखिए मैंने यखनी छान के डाली है क्योंकि उसमें छोटी-छोटी हड्डियाँ होती हैं, तो यखनी छान के डाल दी। इतने मज़ेदार ये बने थे ना करेले गोश्त। अब वो जो करेले मैंने फ्राई किए हुए थे सारे वो डाल दिए। बस जी इसको मैं अब दम पे रख दूँगी और उसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें आप ऐड कर दें और यकीन करें, ये नहीं कि मैंने बनाया, लेकिन मेरे घर वालों ने इतनी कोई तारीफ़ की ना इसकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सबने कहा कि इतने कम क्यों बनाया? मैंने कहा भई एक टाइम के ही बनाने थे, रात को तो बर्गर्स चलने थे, तो मैंने तो इसीलिए एक टाइम के बनाए हैं कि उसी टाइम पे हांडी ख़त्म हो जाए, ये ना हो कि बच जाए। हाँ, अगर आपके इर्द-गिर्द कोई रहता है आप उनको दे सकते हो, लेकिन अगर इर्द-गिर्द नहीं है, अगर आप इसको डिस्कार्ड ना किया करें, किसी के मुँह में चले जाए वो है। और मैं कहती हूँ सबसे बड़ी बात, उतनी चीज़ बना लें जितनी ज़रूरत है तो ज़्यादा अच्छा है। फिर इसके बाद जी मैं आ गई, आज मैंने कबर्ड की ऑर्गेनाइज़ेशन करनी थी, आप लोगों के साथ शेयर भी करना था। यहाँ पे दोपहर का खाना वगैरह खिला-खिलू के मैंने सबको, मोहम्मद बेटा को सुला दिया। फिर सुलाने के बाद मैं आई यहाँ पे। ये कुछ इस तरह के काम होते हैं। अच्छा, ये ना समझे कि मैं तो बड़ी सलीकामंद औरत हूँ। ये देखें, हर औरत ये काम करती है। देखें, कबर्ड हम जितनी मर्ज़ी ऑर्गेनाइज़ कर लें, लेकिन फिर भी जब हमारा दिल करता है ना, हम अन्ने-वाह कहते हैं ना, चीज़ां सुੱਟ दे जांदे। मैं अन्ने-वाह अपने पर्स भी विच सुੱਟ दिते, अन्ने-वाह हर चीज़ सुੱਟ देती क्योंकि मुझे पता था कि चलो मेरे पास अभी टाइम नहीं है। ज़रूरी नहीं कि टाइम ना भी हो तो आपने बस चीज़ के पीछे ही पड़ जाना है कि नहीं आज मैंने ठीक करनी है। नहीं, अपनी लाइफ़ को ईज़ रखें, अपने आप को कंफर्टेबल रखें, क्योंकि गर्मी पिछले दिनों इतनी पड़ रही थी। मैंने कहा ठीक है, आराम से कर लूँगी। फिर इस सैटरडे को मैंने सोचा भई सैटरडे संडे मैंने ये काम करना ही करना है। यहाँ पे मोहम्मद बेटा की मैंने सारी कबर्ड, और वैसे भी सिल का मौसम है ना, इसमें सिलन होती है, सैलाब की काफ़ी होती है, तो अलमारियों को थोड़ी देर खोल लिया करें, इससे खुशबू जो है ना बदबू नहीं आती। और एक अजीब सी बदबू तो नहीं है इन सेंस कहूँगी, इन शॉर्ट, लेकिन ये है कि एज सच जो है ना इसके अंदर से वो आती है सैलाब की थोड़ी सी, क्योंकि दीवार के साथ है ना। तो फिर मैंने क्या किया, इसको थोड़ी देर के लिए खोल लिया। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं खोलूँगी खोलूँगी खोलूँगी। अब मैंने इसको 1 घंटे के लिए ओपन छोड़ दिया, पंखे वगैरह मैंने चला दिए। पीछे से हमारी लॉबी है, मैंने उसका दरवाज़ा स्टोर रूम का भी खोल दिया। स्टोर रूम में मेरे सारे कपड़े, कबर्ड्स वगैरह बनी हुई हैं। आज तक मैंने स्टोर रूम नहीं दिखाया, बल्कि मैं वॉइस ओवर भी स्टोर रूम में करती हूँ, इंशाल्लाह वो भी विजिट करवाऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मोहम्मद की कबर्ड रूम के अंदर ही मैंने रखी है, वो स्टोर रूम में जगह नहीं है। साथ ही आपने देखा है वॉशरूम के साथ ही एक डोर है, वहाँ से स्टोर रूम शुरू हो जाता है, यानी लॉबी और स्टोर रूम है, यानी मेरे कमरे के बीच में ही है। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैंने सारी जो है कबर्ड खोली हुई थी। 1 घंटा रेस्ट करने के बाद मैं भी 1 घंटा जो है लेट गई, आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई किया। इतने मज़े-मज़े के कमेंट्स करते हो ना आप लोग, यकीन करो इतनी दुआएँ देती हो मेरी शेरनियों, बब्बर शेरनियों, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका, आपकी दुआओं का ढेर सारा शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबकी दिली ख्वाहिशें, जायज़ ख्वाहिशें पूरी करे और आप सबको कामयाबियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि इतने खूबसूरत लोग जो दूसरों को इतनी दुआएँ देते हैं, अल्लाह ताला उनके साथ भी बहुत अच्छा करता है। और मैं कहती हूँ टिट फॉर टैट इस दुनिया में मिलना है। अच्छा करोगे तो अच्छा बढ़ोगे। और ये कभी ना इस चीज़ का सोचो कि पता नहीं हमें अच्छाई का जवाब अच्छाई में कैसे मिलेगा। अल्लाह देता है। अल्लाह आपके सामने ऐसी असलियत खोलता है लोगों की कि आप खुद सजदा होता है और आपके आंसू होते हैं कि वाह सोने रब, यानी जो भी तूने किया कमाल किया। अल्लाह ताला की हर काम में मसलियत है, हर काम में बेहतरी है। बस आपने अपनी नीयत को साफ, मैं हमेशा कहती हूँ अपने मुंह से लोगों की खुशामद करने की बजाय दिल से अपने रब को खुश कर लें, अपने दिल से अपने रब को कनेक्टेड कर लें। कुछ लोग मैंने देखा है वो ज़बान के इतने मीठे होते हैं ना, लोगों को अपने पीछे लगाया होता है, लेकिन दिल ही दिल काले होते हैं उनके। यकीन करें, अल्लाह तो दिल देखता है, अल्लाह तो नीयत देखता है, अल्लाह ने ज़ुबान थोड़ी देखनी है। तो मुझे ये होता है हमेशा से, इसीलिए अजर लेना है तो दिल से लें, ना कि अपनी खुशामद करके और लोगों को अपने साथ मिला के। इससे कुछ भी नहीं होगा, इससे आप नेगेटिव और होते जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, आमीन। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने मोहम्मद बेटा की कबर्ड सारी खाली की, पहले उसको रखा इस तरह से ताकि उसमें से जितनी भी सिलन की बदबू आ रही है या आ रही है जो भी, वो ख़त्म हो जाए। और उसके अंदर मैंने क्या किया, थोड़ी सी जो है ना रूम स्प्रे वो थोड़ी सी ऐड कर दी। और इसके अलावा ना कम्फर्ट जो है ना, आप कोई
कोई भी जो है वो उसमें कॉटन में डाल के वो भी रख सकते हो, उससे भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। या फिर आप बेकिंग सोडा भी रख सकते हो कबर्ड के अंदर, इससे भी काफ़ी ज़्यादा वो जो है ना उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है स्मेल को। अच्छा, यहाँ पे मैं मोहम्मद बेटा के कपड़े ना सेग्रीगेट करी थी, जो छोटे हो गए थे वो मैंने सेपरेट कर दिए सारे। पैंट्स उसकी मैंने देखी जो जो यूज़ होने वाली थी, क्योंकि बच्चों की ग्रोइंग एज होती है ना, मैं यही कहती हूँ उतनी चीज़ें लें जितनी यूज़ हो जाए उस मौसम में, उस सेशन में, और फिर नए सेशन में न्यू ले लें। अच्छा, यहाँ पे एक DIY बताने लगी है। टिश्यू पेपर के बॉक्सेस मिलते हैं, मैंने क्या किया उस तरह के एक कपड़ा सी के उसके ऊपर लगा दिया, उसकी बेस में उसी का जो है ना लिड वो मैंने यूज़ कर लिया उसको हार्ड करने के लिए। और इस तरह छोटी छोटी जो अंडर गारमेंट्स होते हैं बच्चों के, ट्राउजर्स होते हैं बच्चों की, तो चीज़ें बड़ी छोटी होती हैं। इस तरह ये जूतियों का एक बॉक्स था। एक मोहम्मद बेटा की ये शर्ट पुरानी सी पड़ी थी, मैंने क्या किया इसको उल्टा करके और इसके ऊपर यूं करके एडजस्ट कर दिया। ये देखे जी, ये कितना खूबसूरत लग रहा है, यानी उसका कवर बन गया। हमने शर्ट से उसका कवर बना लिया और इस तरीके से उसके ढक्कन को, जो ऊपर वाला उसका कवर था उसके अंदर मैंने उसको रख दिया, ताकि वो शर्ट भी अच्छे तरीके से संभल हो जाए और बुरी भी ना लगे। तो इस तरह मैंने देखे ये जो डब्बे होते हैं जूतियों वाले, टिश्यू पेपर वाले, उनको मैंने इस तरह खूबसूरती से सजा दिया। यानी कबर्ड के अंदर भी मैंने चीज़ें इस तरह नहीं रखी। मुझे मज़ा आता है हर चीज़ का ऑर्गेनाइजर, मैं कहती हूँ ना हर वीडियो में हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड होके पड़ी हो, बड़ा मज़ा आता है। जैसे मैंने एक बॉक्स को यहाँ पे सारी सॉक्स रखी हुई है, मोहम्मद बेटा की सॉक्स मैं इस तरीके से उनको राउंड करके फिर रखती हूँ। इस तरह आपको एक एक करके पता चल जाता है, अच्छा ब्लू में ये है, वाइट में ये, ग्रे में ये है। और फिर आप जब नहीं लेकर आने वाले होते तो आपको पता होता है पुराने कलर्स ये पड़े हैं, वो कलर्स रिपीट नहीं होते। फिर मोहम्मद बेटा के जो नाइट ड्रेसेस हैं ना, वो मैंने एक तरफ रखे हुए हैं। फिर इस तरह से जो शर्ट्स हैं, कुछ इसके ट्राउजर्स हैं, कुछ इस तरीके से मैंने उनको सेग्रीगेट करके हर चीज़ को रखा हुआ है। और ये घर में आपके जो भी बैग्स हैं, आप उनको भी अगर डब्बों को नहीं करना चाहते तो बैग्स को भी आप ना, जो पॉली बैग्स होते हैं उनको भी राउंड फॉर्म में कट करके और इस तरीके से ऑर्गेनाइजर बना के आप बड़ों के कपड़े भी रख सकते हैं, आप छोटों के कपड़े भी रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कबर्ड में आपको कबर्ड दिखाई, मैंने कबर्ड इसकी खुद बनवाई है। आप लोग पूछते हो ना पलवशा आप ये कबर्ड जो है ये कहाँ से लिया? अच्छा, ये मैंने ऑर्डर पे बनवाई थी। इसके अंदर मैंने ना पार्टीशन बहुत ज़्यादा करवाई है, खुद से करवाई है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बॉक्सेस मैंने बनवाए हुए हैं और फिर मैंने वो एक हुक सा लगवाया हुआ है ताकि मेरे कपड़े हैंग हो जाए। मोहम्मद बेटा के वो लगाया हुआ है हैंगर्स के लिए। ये सारे काम मैंने इसलिए किए क्योंकि बच्चों की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और वो फिर मैंने इसीलिए पार्टीशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाई है ताकि इसमें चीज़ें मैं ज़्यादा से ज़्यादा रख सकूँ डिवाइड करके, क्योंकि वो एक ही कबर्ड में खाना होता है, उसमें आप क्या क्या चीज़ें रखोगे। तो मैंने इसके अंदर ना खुद से वो कहते हैं ना पार्टीशन करवा के बीच में वुड के वो लगवाई हुई हैं चीज़ें, ताकि ये कबर्ड ऑर्डर पे बनी हुई है। तो ये मेरा यही था कि और इसके अंदर मैंने हर चीज़ ना ये सोचते हुए बनाई कि मोहम्मद बेटा की चीज़ें कल को उसने बड़ा भी होना है माशाल्लाह से, कल को देखूंगी चेंज करनी हुई कि नहीं हुई। और इस तरह मैंने ऊपर ना, अच्छा मैंने ना ट्वाइस पिछली बार कबर्ड के ऊपर रख दिए। फिर आप लोगों में से किसी ने कहा नमाज होती नहीं है कमरे में, मुझे आप लोगों का ये वाकई चीज़ बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, मैंने तो वैसे ही रख दिए थे। मैं तो इस रूम में, हम लोग साथ वाले रूम में, बाहर वाले रूम में नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि ये रूम बच्चों का है। आपको पता है जिस रूम में बच्चे होते हैं फिर उस रूम में नमाज़ पढ़ी भी नहीं जाती, बच्चे तंग करते हैं। फिर मैं तो इसीलिए नमाज भी बाहर पढ़ती हूँ, इसलिए मैंने कबर्ड के ऊपर रख दी है। लेकिन मुझे आप लोगों का सजेशन ये बहुत अच्छा लगा। कहते हैं ना कोई अच्छी बात कर दे हमेशा उसको अप्रिशिएट करो। मैंने फ़ौरन से ये जो इस तरह के खिलौने होते हैं, अब बच्चों के खिलौने तो आते हैं ना, अब क्या करें बच्चे छोटे हैं, मैं फिर बाद में इसको डिस्कार्ड कर दूँगी। अब ये जो एनिमल्स वगैरह के इस तरह के मैंने जो बनाए हुए थे ना, जो लिए हुए थे सॉरी ट्वाइस, वो सारे मैंने इसके कबर्ड के अंदर एक खाने में रख दिए। ये देखें ऊपर वाले खाने में ना मैंने इसके आधे खिलौने, तो ये खेलता है, कुछ ही खिलौने हैं जो इस तरह के, अभी ये इनसे नहीं खेला तो मैंने वो संभाल के रख दिए। कबर्ड का एक खाना मैंने रखा है खिलौनों के लिए। फिर ऊपर मैंने कबर्ड के, अच्छा ये मैं मोहम्मद बेटा के 2 ड्रेसेस न्यू लेकर आई थी, लेकिन ना ये ड्रेसेस मैंने उसको पहना के देखे तो ये छोटे थे, एक साइज़ छोटा निकल आया था। फिर मैं दोबारा गई, मैंने फिर चेंज करवाया, लेकिन उसने जो है ना, ये भी बड़ा मुसीबत होती है आजकल चेंज कराने जाओ ना, एक दिन में इतने उनके वो जो है ना तेवर बदल जाते हैं ना। यकीन करें चीज़ देते वक्त तो अलग तेवर होते हैं और जब चीज़ चेंज कराने जाओ, वापस भी नहीं करवानी थी, मैंने तो सिर्फ चेंज करवानी थी। तो तेवर इन लोगों के ऐसे होते हैं ना, मैं कहती हूँ बस ये चीज़ ना अल्लाह ताला हमें हदायत दे कि हमें ये समझ नहीं आती, अगर वो चीज़ किसी के काम की नहीं निकली तो हम क्या करेंगे उसका मुनाफा लेके। लेकिन बहरहाल इन्होंने एक ड्रेस मुझे कर दिया और एक ड्रेस किया ही नहीं था, तो मैंने कहा चलें ठीक है। उसकी जगह मैं, क्योंकि उसमें साइज़ नहीं था और वो कहते जी इसकी जगह हमने दूसरा देना नहीं है, फिर मैंने ज़्यादा बहस नहीं की। मैंने कहा ठीक है मोहम्मद बेटा को इसी 1 महीने में पहना देती हूँ, ये 1 महीने में तो पहना जाएगा, बाद में हाँ फिर वेस्ट हो जाएगा, बट क्या कर सकते हैं। मैं कहती हूँ इंसान को खुद अपना रास्ता सोच समझ के, मैं ऐसी हूँ ना कि मैं बड़ी इस मामले में हूँ कि ठीक है अगला अब अगर कर रहा है तो ठीक है ना, वो फिर अब क्या किया जा सकता है। फिर मुझे हुआ कि उनका भी नुकसान होगा, क्योंकि एक आर्टिकल में वो दूसरा आर्टिकल नहीं देते। फिर मैंने उनको कहा पैसे ज़्यादा ले लें, लेकिन ठीक है हर किसी का अपना अपना होता है। फिर मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने कहा ठीक है अंकल आप ना मुझे बस वो ही दे दे चेंज करके, और शुक्रिया बहुत बहुत। बट आइंदा के बाद मैंने सोचा मैंने कि अब कभी भी नहीं जाना है इनसे ख़रीदारी करने। इंसान एक ही दफ़ा जज कर लेता है और मैं बंदी ऐसी हूँ ना, मैं एक दफ़ा लोगों को देखती हूँ, मैं बार बार ट्रायल टेस्ट
और ट्रायल के एरर्स में नहीं जाती। मैं एक ही दफ़ा ट्रायल एंड टेस्ट करती हूँ, ठीक है, अगर वो ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर बस मेरी ज़िंदगी से वो मतलब मैं उन लोगों को भी माइनस कर देती हूँ और इस चीज़ को भी माइनस कर देती हूँ। मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदी हूँ इस मामले में। अच्छा जी, यहाँ पे कबर्ड माशाल्लाह से मैंने सारी कर दी। अब कबर्ड को ऊपर भी सजाना था, क्योंकि क्या होता है अक्सर कबर्ड के ऊपर इतना हम साजो सामान, मैं आप लोगों को नहीं कह रही, मैं खुद भी ऐसी हूँ, मैं ऐसे ऊपर चीज़ें फेंकती हूँ ना कि वो कबर्ड का ऊपर पोर्शन ही बुरा लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम होम मेकर्स की आदत होती है ज़रा जिया खलारा पिया असी अलमारियां के उत्ते सुट दे जाना। मुझे लगता है ये चीज़ हमें विरासत में मिली है। मैंने इसीलिए क्या किया, कबर्ड के ऊपर प्यारा सा एक कपड़ा बिछाया, उस कपड़े के ऊपर मैंने ताकि का डस्ट वगैरह भी नहीं हो गया, और प्यारे से डेकोरेशन पीसेस मैं ना $1 शॉप से लेकर आई थी। टेडी बियर, मोहम्मद के लिए टेडी बियर लेकर आई, छोटे छोटे, जब ये बहुत छोटा था 2-3 महीने का। साथ ही ये डेकोरेटिव पीसेस मुझे पड़े नजर आए, मैंने कहा ले जाती हूँ। फिर मैंने वो फ्लावर का बंच एक एक कट करके उसमें एक एक फ्लावर लगा दिया। और ये देखिए जी, एक अलमारी में मैंने एक पोर्शन में इसके सारे ऑर्गेनाइजर सेट कर दिए, एक में पैंट्स रख दी ऐसे ही करके, एक में इसके ट्राउजर्स वगैरह रख दिए, एक में सारे कपड़े हैंग, मैं मोहम्मद बेटा के सारे कपड़े हैंग रखती हूँ, और नीचे डायपर्स वगैरह रख लिए, और बाकी खिलौने मैंने सारे इसके नीचे वाले पोर्शन में रख देने जो ये यूज़ नहीं करता। एक जगह मैंने फोल्डर लगा दिया जहाँ पे सारे इसके डॉक्यूमेंट्स, प्रेस्क्रिप्शंस है, और अच्छा कुछ इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल में, वो भी मैंने यहाँ पे एक पोर्शन में रखती है। तो बस जी यही थी मोहम्मद बेटा की कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से मैं उसकी सारी चीज़ों को अरेंज करके रखती हूँ। माशाल्लाह एक ही कबर्ड में उसकी हर चीज़ आ जाती है। और ये देखे जी, बाहर के हालात देखे, गैराज के हालात देखे, लेकिन फिर भी घर की सफाई रखी हुई है, मेंटेन करके रखी है। गैराज की तो मैं कहती हूँ पौधों का हशर नशर हो गया, मेरा मिनी गार्डन बेचारा बहुत ही टूट फूट गया। सबने दुआ करनी है। उम्मीद करूँगी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएगा। इंशाल्लाह गैराज में एक ओवर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने गैराज में अब क्या क्या चीज़ें न्यू लेकर आनी है और क्या क्या करना है। सारी वीडियोज़ को अपकमिंग वीडियोज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। बड़ा मज़ा आएगा आपको अपने घर को बजट में रहकर कैसे सजाना है, खूबसूरत बनाना है और अपने लिए जन्नत बनाना है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जल्दी से जाएं, चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।